तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी, और इसका हम चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का है ये। तो ये कर रहे हैं जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। तो बिल्कुल डिटेल में करेंगे। चैप्टर बहुत आसान है, इस बुक का शायद से इजीएस्ट चैप्टर है ये आपका, और आसान तरीके और मजे में डिटेल के साथ समझते हुए इसको करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब कहानी आती है वाटर। वाटर कितना जरूरी चीज है यार ये। वाटर होता है पानी, जिसको हम पीते हैं और जिसके साथ हम जीते हैं। पानी पीना भी जरूरी है, पानी के बिना हम मर जाएंगे। और रिसोर्सेज क्या होते हैं, पहले चैप्टर में हमने जाना था रिसोर्सेज होते क्या हैं। रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं, वो चीजें, शब्दों पे ध्यान दो, वो चीजें होती हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं। वो चीजें मतलब वो सजीव भी हो सकती है, वो निर्जीव भी हो सकती है, यानी कि लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, कैसा भी हो सकता है वो। तो वाटर कैसा है, नॉन लिविंग थिंग है ये। तो वाटर जो है नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो ये क्या है, एक वाटर रिसोर्स। मतलब वाटर यहाँ पे रिसोर्स की तरह काम करता है। वाटर सेटिस्फाई अवर नीड्स इज कॉल्ड वाटर रिसोर्सेज। अब हमारी पृथ्वी, हमारा प्लानेट काफी बड़ा है, और इसका अगर इस पूरे प्लेनेट को हम 4 हिस्सों में बांट दे, बराबर से 4 हिस्सों में, तो हमें पता लगा कि 3/4 हिस्से पे वाटर है और 1/4 हिस्से पे लैंड है। मतलब जमीन कितनी कम है और पानी कितना ज्यादा है। और पानी का, वाटर को हम जो है साइंस की लैंग्वेज में हाइड्रो बोलते हैं ना, बोलते हैं ना हाइड्रो। तो हाइड्रो, हाइड्रा लिखा जाता है कई जगहों पे। तो अगर ऐसा कुछ शब्द का जिक्र आता है चैप्टर के अंदर, जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल भी बोल सकते हो आप इसको, टेंशन मत लो, जो मन करे बोल लो। लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा नाम देंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आप सोचोगे भाई ये कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो सेम चीज है, वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब इस साइकिल के अंदर होता क्या है, चैप्टर में नहीं समझा रखा, लेकिन समझाना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कैसे काम करता है, ताकि हम आगे जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो समझ पाओ आप आसानी से। क्या होता है, जो ओशियंस होते हैं, प्लांट के लीव्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी जो जहां पे भी पानी है कहीं पर भी, तो वो पानी गर्मी की वजह से, सनलाइट की वजह से वेपराइज हो जाता है। अब हम गर्म करके तो उसको उड़ाएंगे नहीं स्पेशली कि हाँ भाई बादल बनाने हमको, तो सनलाइट आती है उससे वेपराइज हो जाता है वाटर, वेपराइज हो जाता है। अब यहां से ऊपर जाता है आसमान में, और यहाँ पे बन जाते हैं हमारे बड़े बड़े क्लाउड्स। अब ये जो क्लाउड्स होते हैं, ये वापस से कहीं पर भी जाके, रैंडम सी जगह पे जाके, पहाड़ी इलाके में ज्यादातर, और ये आगे बारिश कर देते हैं, नीचे पानी गिर जाता है ऊपर से नीचे। ये पानी नीचे गिरा, नलियों गलियों जहां भी मन किया इसका चला गया, जैसे पहुंचना है पहुंचेगा, लेकिन बादल का फर्ज था पानी को नीचे फेंकना। अब यहां से पानी कहीं भी पहुंच जाए, फाइनली पहुंच जाए समंदर तक, नदी तक, और वहां से फिर से वेपराइज वो होके वापिस ऐसे चलता जाएगा। लेकिन माना जाता है कि प्लांट्स भी जरूरी हैं। प्लांट्स जो है रेन को लाने में, रेन करवाने में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों बोलते हैं, मतलब प्लांट्स कहते हैं कहीं जिक्र भी नहीं आता। तो होता क्या है, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स, प्लांट्स का जो लीव होता है, एक पत्ता, ठीक है, और वो जो पत्ता होता है उसको अपने पता होगा, जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस करता है, जिसमें प्लांट अपना खाना बनाता है। अब वो होता है लीव्स के अंदर, और लीव्स में जब जड़ों का काम क्या होता है, पानी लाना, मिनरल्स लाना। अगर प्लांट के अंदर पानी ज्यादा हो जाता है तो वो लीव्स के ऊपर आके वेपराइज हो जाता है, फेंक देता है लीव्स को बाहर, ठीक है। अब जो वो पानी बाहर गया, पानी तो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जाना है उसको तो वो तो जाएगा ही। तो जो पानी बाहर जाएगा वो भी वेपराइज होता है। समुद्र से इतना पानी वेपराइज नहीं होता, क्योंकि उसमें सोल्ट घुला होता है, और जिसकी वजह से उसका जो वेपराइजेशन रेट है वो स्लो हो जाता है। लेकिन लीव्स के अंदर बिल्कुल फिल्टर होकर पानी बाहर निकलता है, जो कि इजीली वेपराइज हो जाता है। इसीलिए प्लांट्स भी हेल्पफुल माने जाते हैं। अब वापिस टॉपिक पे आओ, और साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल समझ में आ गया होगा आपको। अब वापस टॉपिक पे आते हैं कि दुनिया का 3/4 हिस्सा, कितना हिस्सा, 3/4 हिस्सा जो है वाटर से भरा हुआ है, 1/4 हिस्से पे जमीन है। अब इतना सारा पानी होने के बाद भी हमें एक सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कितना ज्यादा पानी है ना, मतलब यहाँ ये कितनी सी है ना,
हमें फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद में हमें जो है एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वाटर स्कैरिसिटी की। वाटर स्कैरिसिटी होती क्या है? द लैक ऑफ वाटर रिसोर्स इज कॉल्ड वाटर स्कैरिसिटी, यानी कि पानी की कमी हो जाना। क्या हो जाना? कमी हो जाना, शॉर्टेज हो जाना। अब शॉर्टेज ऐसे तो होगी नहीं कि भाई मैं नहीं दे रहा पानी, मेरा पानी है, ऐसा नहीं होता। होता क्या है एक्चुअल में कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पे कुछ पॉइंट्स बता देता हूं आपको। लो रेनफॉल है ना, क्या? लो रेनफॉल, जहां पे बारिश कम होती है। बारिश कहाँ पे कम होती है? आपको अगर इंडिया का मैप पता होगा तो आपको बता देता हूँ। जो राजस्थान साइड है, अरावली हिल से अगर आप वेस्ट की साइड में जाते हो तो वहां पे बारिश नहीं होती। बहुत मतलब लकी मोमेंट होगी अगर वहां पे बारिश होती है, ठीक है। वैसे ही जो है और भी कई सारे इलाके, वो इलाका इंडिया का सबसे सूखा हुआ इलाका है, ठीक है। उसके अलावा कई बार तो जो है मानसून की बारिश, मानसून ही कम आता है, तो उस वजह से नीचे के साउथ साइड के इलाकों में भी जहाँ पे लौटता हुआ मानसून, रिटर्न मानसून जो होता है ना, जो टकरा के पहाड़ों हिमालयन से टकरा के वापिस जब जा रहा होता है, तो वो वाला मानसून भी वहां पे नहीं पहुंचता, क्योंकि वो पहले ही खाली हो चुका होता है। तो उस वजह से वहां पे बारिश नहीं होती। तो ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। मेन मुद्दे की बात है कि लो रेनफॉल अगर बारिश नहीं होती है तो वाटर स्कैरिसिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और एक होता है पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूटेड लिख देता हूं मैं, पोल्यूटेड वाटर, ठीक है। अब ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है, जहां पे पानी की तंगी है, बारिश नहीं हो रही, पानी नहीं मिल रहा कहीं से भी। जमीन में गड्ढा खोदोगे तो बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा और उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। लेकिन जहां पे पानी भी है, सब कुछ है, लेकिन पोल्यूटेड हो चुका है वाटर, वहां पे भी पानी यूजलेस हो जाता है, काम नहीं आता वो पानी, क्योंकि वो उसमें जो है कुछ एसिड्स घुल जाते हैं, कुछ मिनरल्स वगैरह, कुछ ऐसी चीजें घुल जाती हैं जो पानी को बर्बाद कर देती है। अगर आप उसमें कपड़े धोओगे तो उसमें कपड़े नहीं धोएंगे, उसमें अगर खाना पकाओगे, मतलब फूड में इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो भी सही से अच्छा टेस्ट आपको नहीं देगा, वो खराब करेगा, बीमारी और पैदा कर देगा। तो पोल्यूटेड वाटर और लो रेनफॉल, ये दो चीजें हैं जो कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी इलाके में वाटर स्केरिसिटी लाने में, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, जहां पे रेनफॉल नहीं होती उनको तो एक नई टेक्नोलॉजी मिल गई है, उनको पता लग गया है कि जहां पे बारिश कम होती है वो कैसे पानी को सेव कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या करें? उसकी तंगी तो हम संभाल लेंगे, लेकिन पोल्यूटेड वाटर को कैसे साफ करें? और ये वाटर ऊपर का नहीं है कि बाहर का वाटर पोल्यूटेड हो गया है, ये वाटर है अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन के नीचे से निकलता है। वो पानी खराब हो चुका है, जिसकी वजह से आपको पता होगा, आपके दादा होंगे, ठीक है, माता पिता, कोई भी होगा परिवार में बड़ा बुजुर्ग, तो बोलता होगा कि पहले जो है ना, जमीन का जो पानी का लेवल था वो पहले बहुत ऊपर था, अब गया वो नीचे। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि पहले जो है ना, मतलब वेल्स का इस्तेमाल किया जाता था, कुओं का, और कुओं की मदद से पानी निकाला जाता था। वो कम्युनिटी होती थी, मतलब कई सारे लोग मिल के एक कुएं का इस्तेमाल करते थे, मतलब एक जगह से पानी निकालते थे। क्या अब ऐसा होता है? नहीं। अब जो है लोगों ने, मेरा ट्यूबवेल लगा हुआ है मेरे घर में, मेरे खेत में, मतलब एक दो दो एकड़ दूर जो है ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं, जिसके चलते पानी बहुत हाई मात्रा में निकाला जाता है। और निकालते क्यों हैं? ताकि खेती अच्छी हो, ज्यादा कमाई हो, उसके चक्कर में पानी की बर्बादी हो जाती है। बर्बादी ही बोलेंगे, क्योंकि पानी के अंदर वो जो लेवल है वाटर का, वो नीचे जा रहा है, ऊपर कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आ सकता अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, और ध्यान दिया नहीं जा रहा उस चीज के ऊपर। चलो आगे चलते हैं। वाटर स्कैर्सिटी और बहुत सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं जो कि आपको जाननी जरूरी थी। अब आज के समय में बोल रहे हैं कि टुडे इन इंडिया एक चीज आती है, एक बड़ा जिक्र आता है डैम्स का। डैम, बांध, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक ऐसी मशीनरी होती है, मशीन नहीं बोल सकते हम, लेकिन एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, परफेक्ट वर्ड रहेगा स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पानी को स्टोर करके रखा जाता है। ऐसा नहीं थोड़ा सा पानी, 2 गिलास 5 गिलास, ऐसे नहीं होता। इसमें काफी बड़े इलाके में इसको स्टोर किया जाता है। चलो अभी बताता हूं मैं कैसे स्टोर किया जाता है इसको। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा इसका, तो वो देखते हैं कैसे करते हैं हम इन डैम को पूरा। तो ये जो डैम होते हैं ये क्या होते हैं? मान के चलो कोई भी हिली एरिया है, क्योंकि नदियां जो है ना हिल्स में से आती हैं, ठीक है।
अब उसमें क्या होता है, जो पानी है, मान लो एक रिवर है जिसका फ्लो ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसे जा रही है नॉर्मल सी रिवर, कहीं पे भी हो सकती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक परफेक्ट लोकेशन ढूंढते हैं उस रिवर में, और वहां पे पहाड़ तो होंगे, नॉर्मल लेवल पे डैम्स बहुत कम बनाए जाते हैं, लेकिन हाँ ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं ताकि पानी ज्यादा स्टोर किया जा सके। कई पहाड़ों के बीच में उसको स्टोर किया जाता है। अब देखो क्या होता है एक्चुअल में इसमें, कि यहाँ पे पानी के बीच में एक बैरियर लगा दिया जाता है, रुकावट लगा दी जाती है। इसके बहुत सारे फायदे मैं बताऊंगा आपको। तो अब जो है ना, अब पानी यहाँ पे आके यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ पे बैरियर है तो उस वजह से वो यहीं पे आसपास यहाँ पे फैलना शुरू हो जाता है और इकट्ठा हो जाता है बहुत बड़ी अमाउंट में। उसके बाद में उसको जो है एक लिमिटेड अमाउंट में एक स्पेशल हाइट तक पहुंचने के बाद में वहां से थ्रो किया जाता है, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं होते, डैम्स के और भी कई सारे फायदे होते हैं। लाइक आपको जो है वहां पे टूरिज्म स्पॉट बना दिया जाता है। अगर डैम काफी बड़ा है तो उसमें जो है ना, मतलब तैरने वाला होता है ना, बोट वोट घुमाने लेके जाएंगे डैम पे, तो टूरिज्म स्पॉट भी बना देते हैं। उसके अलावा वहां पे जो मेन है फ्लड कंट्रोलिंग। शुरुआत में जो है ना, भारत का जब आजाद हुआ था, जवाहरलाल नेहरू उसको जो है मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया बोलते थे। क्या बोलते थे? मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया। किसको? डैम्स को बोलते थे। याद रख लेना, पूछा जा सकता है जवाहरलाल नेहरू क्या पुकारते थे उनको, तो वो क्या बोलते थे? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। उल्टा बोल रहा, सॉरी, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। याद रखना, ये सेम टू सेम लिखना है आपको, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब ये चीज पुकारते थे, मतलब कि मंदिर थे वो भविष्य वाले या फिर उन्नत भारत के आने वाले भविष्य में ये डैम्स इस्तेमाल होने वाले थे, इसीलिए तो बनाए गए थे। बहुत सारे डैम बनाए गए भारत के अंदर ताकि पानी इकट्ठा किया जाए। लेकिन मुद्दा ये था, इनको एक रीजन और था जो बताना था आपको, फ्लड। भारत के अंदर हर साल बाढ़ आती है ना, हर साल बाढ़ आती है। तो इस बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए डैम्स को बनाया गया था, खास तौर पे बिजली पैदा करना और फ्लड कंट्रोल करना। ये दो मेन टॉपिक्स थे, मेन मतलब की पॉइंट्स थे जिनके लिए डैम्स को बनाया गया। लेकिन हुआ क्या, एक बार की केस बताया जाता है कि फ्लड, नॉर्मल जो डैम होते हैं दो साइज के हो सकते हैं, छोटा डैम बड़ा डैम, जैसे डिवाइस भी तो होते हैं, छोटा डिवाइस बड़ा डिवाइस, वैसे ही डैम भी छोटे बड़े हो सकते हैं। तो छोटा जो डैम था, अगर फ्लड आती तो उससे रुकती नहीं थी। किसके लिए बनाया? फ्लड रोकने के लिए, बाढ़ रोकने के लिए बनाया, और बाढ़ ही नहीं रुकती उससे तो क्या फायदा, क्यों बनाया फिर उसको? चलो, उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन जब बड़े डैम की बारी आती, बड़े डैम को पानी रोकना होता, तो वो जो है, क्योंकि छोटा डैम था पानी कम स्टोर कर सकता था, तो पानी ओवरफ्लो हो जाता था उनके ऊपर से और वो डैम को तोड़ देता था। अब जो है बड़ा डैम आया, और आया नहीं मतलब आगे उसकी नंबर आया बड़े डैम्स का, तो पता लगा कि बड़े डैम्स भी इतने खास काम करते नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ कि पीछे जो है पता नहीं कौन सा डैम था, अभी रिसेंट में ही 4-5 साल पहले जब बाढ़ आई थी, तो डैम जब बाढ़ आई थी ना, तो डैम का काम था, बड़ा डैम था वो, और उसमें फ्लड रोकनी थी। जो बाढ़ का पानी आने वाला था वो सारा रुक सकता था उसके अंदर, लेकिन वो प्रेशर, वो पानी का जो प्रेशर होता है ना, पढ़ा होगा साइंस में आपने, तो जो पानी का प्रेशर था वो इतना ज्यादा हो गया कि उनको खतरा होगा कि कहीं ये डैम टूट ना जाए। तो उन्होंने क्या किया, बाढ़ आई हुई थी आगे के आसपास के इलाके में, पानी भर गया था, काफी ज्यादा पानी था, तो वो ओवरफ्लो होने की वजह से भर गया पानी तो आगे, लेकिन उस डैम को खोला नहीं गया शुरुआत में। अब बाढ़ काफी ज्यादा बढ़ गई थी, पानी ज्यादा बढ़ गया डैम के अंदर, और बाहर जो सामने आसपास जो इलाके थे उनके अंदर भी पानी भर गया बहुत ज्यादा मात्रा में। उसके बाद में क्या हुआ, उस डैम को खोल दिया गया। पहले बाढ़ आई हुई थी, ऊपर से उस डैम को और खोल दिया, जो पानी उसके अंदर स्टोर था वो सारा निकाल दिया, और उसके चलते बाढ़ की जो रफ्तार थी वो और भी तेज हो गई, भयानक हो गई बाढ़। तो इसी वजह से अब सुनो, अब जो है डैम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आपने अगर ध्यान दिया हो, कभी न्यूज में सुना हो कि डैम्स के ऊपर वर्क चल रहा है, नहीं चलता वर्क। अब डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया नहीं कहा जाता, तो किसको कहे फिर हम टेम्पल्स? देखो, ये वाली एनर्जी हमें चाहिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पता लग गया हमें, औकात में आ गए हम लोग।
हमें चाहिए सिर्फ अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम सोलर का इस्तेमाल करते हैं। सोलर पैनल जो आ चुके हैं मार्केट के अंदर, सोलर का, उसके अलावा विंड पैनल भी आते हैं, तो इनका ज्यादा इस्तेमाल आजकल मार्केट के अंदर बढ़ने लगा है। जबकि डैम्स में ज्यादा एक्सपेंडिचर आता है, उसके बावजूद भी उसका टूट गया तो ज्यादा अलग से खर्चा आएगा, क्योंकि दोबारा बनवाना पड़ेगा यार वो, और बाढ़ कंट्रोल होती नहीं है, बिजली बनानी होती है। और हाँ, आज की बात करें तो आज के समय में करंटली 22% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भारत के अंदर, 22% बिजली डैम्स में से आती है। जो पहले बनाए गए थे कभी, उन्हीं डैम्स में से 22% बिजली आती है। लेकिन अंदाजा ये है भविष्य के अंदर सोलर और विंड एनर्जी इसको ओवरटेक कर लेंगी, इससे ज्यादा बिजली पैदा कर सकती हैं। ठीक है, तो ये था डैम्स के बारे में। और मैंने चैप्टर के अंदर भाई इतना नहीं दे रखा, इतनी डिटेल नहीं दे रखी है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बता दिया है। सो मेरा उम्मीद ये है कि आपको मजा आ रहा होगा वीडियो में। अब देखो यहाँ पे बता रखा है, सारे पर्पस बताता हूं आपको। डैम्स आर बिल्ट फॉर मैनी पर्पसेस लाइक इरिगेशन, ठीक है, मतलब खेतों में पानी वानी डालना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेज, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग, मच्छी पालन भी होता है इनके अंदर। भाई साहब क्या करना चाहते हैं ये लोग, जो भी था बहुत सारे कामों के लिए बनाए गए, लेकिन आजकल इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो अब यहाँ पे जो है बताया जाता है, एक केस आया हुआ था, एक एग्जाम्पल से टाइप में बता रखा है कि इन गुजरात, ये थोड़ा सा बताने की चीज है, सो मैं बता रहा हूं आपको, सुनो। इन गुजरात द साबरमती बेसिन, साबरमती एक नदी है वहां पे, ठीक है, तो साबरमती का जो बेसिन है वो इलाका है साबरमती के आसपास का, तो द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर एजिटेटेड एंड दिस कॉज्ड आ रायोट, रायोट होती है बहस छिड़ गई, ओवर द हायर प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज पार्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रोट्स। समझे नहीं? देखो मैं समझाता हूं गुजरात के अंदर क्या हुआ था। गुजरात के अंदर टाइम नहीं बता रखा कब की बात है ये, लेकिन हाँ बता रहे हैं कि गुजरात के अंदर एक बहस छिड़ गई, मतलब जो भी पानी वानी सप्लाई करते थे उनके बीच में, कि फार्मर्स, खेतों में पानी चाहिए यार, कंपलसरी है, और सीजन में जब सूखा आता है, ड्रोट पड़ता है, तो वो लोग पानी गांव में ना देके, खेतों में ना देके, और गांव वालों को ना देके शहरों में उसको बेच देते हैं, जिसकी वजह से लोग उसमें गुस्सा थे जो गांव में रहते थे। ठीक है, ये बात ये बता रहे हैं, तो लोग जो है पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। और हाँ, इसमें एक मैप दे रखा है इस बुक के अंदर, मेजर रिवर्स एंड डैम्स, बड़े बड़े बांधों के बारे में बता रखा है। और हाँ, एक सबसे बड़ा डैम जो है वो है महानदी पे हीराकुंड डैम, आपको बता देता हूं, हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर है, जो कि आपकी पड़ती है लगभग झारखंड के आसपास है, झारखंड छत्तीसगढ़ के आसपास है, कंफर्म ध्यान नहीं मेरे को स्टेट, बट हाँ उसी के आसपास का इलाका है, मैप में देख लेना। और हाँ, मैप स्क्रीन पे दे दूंगा, अगर स्क्रीन छोटी हुई हो जाती है यार, क्या कर सकते हैं उसमें, तो स्क्रीन छोटी हो सकती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार, अब वो आपका इशू रहेगा। बट हाँ, मैं मैप ऐड कर दूंगा, स्क्रीन पे ऐड हो भी चुका होगा, शायद दिख रहा होगा आपको। अब जो है मैप को समझ लेना अगर चाहो तो, बाकी जो है आप अपनी बुक में देख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा, आराम से बैठ के समझ लेना। समझ में नहीं आता, याद करने की ट्रिक पूछनी है तो भाई बता दो मेरे को। अब जो है हीराकुंड डैम, ये सबसे बड़ा बांध है, ये क्या है, सबसे बड़ा बांध है दुनिया का, जो मिट्टी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मिट्टी से। आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा यार, मतलब पत्थर से डैम बनाते हैं, ये मिट्टी का कैसे बन गया वो मुझे भी समझ में नहीं आया, बट हाँ ये डैम मिट्टी का बना हुआ है। कैसे कंट्रोल करती है वो मिट्टी मुझे नहीं पता, इस मिट्टी से ही पूछो भाई, मेरे से नहीं पूछो अभी ये चीज। अब क्या हो रहा था, ये सारे पंगे तो हो गए, डैम वैम खेल लिया हमने, बहुत मजा आया, लेकिन वीडियो लंबी जा रही है, लेकिन लास्ट टॉपिक तो बचा हुआ है यार, चैप्टर पूरा करके ही जाएंगे इस वीडियो में। और अब लास्ट पॉइंट आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन होती है बारिश, वाटर होता है पानी, मतलब कि बारिश का पानी, और हार्वेस्टिंग होती है उगाना, खेती करना। ठीक है, अब पानी को नहीं उगा सकते हम, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है पानी को बचाना, इंग्लिश है, बहुत सारे मतलब निकलते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को बचाना, ठीक है, हार्वेस्ट करना, सुरक्षित करना। तो कैसे हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं? अब हमारे इलाके में, मैं हरियाणा से हूँ, यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं की जाती, क्योंकि भाई पानी बहुत ज्यादा है जमीन में, लोग बर्बाद कर रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपने मजे में मस्तगुल रहते हैं। अब जो है कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे ड्रोट बहुत ज्यादा होता है, सूखा पड़ता है, बारिश होती नहीं है, बारिश होती है तो बहुत कम होती है,
मतलब 2-3 पॉइंट्स बताए थे ना मैंने वाटर स्केरिसिटी की, जहां पे प्रॉब्लम आती है वहीं पे इस टेक्निक का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ज्यादातर कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा राजस्थान के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है, ऑब्वियस सी बात है। अब होता क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर, एक हमारा घर है, नॉर्मल सा प्यारा सा घर बना रखा है हमने, उसकी छत पे बारिश तो सारी जगहों पे गिरेगी, छत पे जो पानी गिरता है उसको मतलब साफ रखा जाता है छत को बिल्कुल से, और यहाँ से एक पाइप जोड़ दी जाती है जो कि जाती है एक अंडरग्राउंड एक बड़े से टैंक के अंदर, बड़ा सा कमरा या टैंक बोल सकते हो, उसके अंदर जाती है। और वो पानी, शुरुआत वाला पानी जो कई सारी शावर्स आती है, पहली जो शावर आती है उसमें तो वो नाली वाली साफ की जाती है उससे, उसके बाद में जितना भी बारिश होती है वो सारा पानी, छत का पानी इस टैंक के अंदर स्टोर होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो इसको यहाँ से कहीं से भी जहाँ पे बना रखा होगा इन्होंने जुगाड़ निकालने का, तो पानी को बाहर निकाल लिया जाता है। जब जरूरत पड़ती है पानी को बर्बाद नहीं किया जाता, क्योंकि पानी भाई बहुत कीमती है। अब ऐसा जो है ना एक स्टेट के बारे में भी जिक्र आता है। अब यहाँ पे वैसा ही ऐसा ही सेम सा पैटर्न जो है हिल्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है, जिसको हम बोलते हैं गुल्स। क्या बोलते हैं? गुल्स बोलते हैं। अगर पहाड़ों के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, पहाड़ों के अंदर ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा फर्क होता है। वहां पे अगर पानी की अमाउंट ज्यादा है, कुछ बहुत ही ज्यादा, तो पहाड़ के अंदर स्टोर कर लिया जाता है उसको। बाय द वे ऐसे कमरे वमरे बना के भी कर लेते हैं, जो भी जुगाड़ करते हैं, बट हाँ उनको पहाड़ों में करते हैं तो उनको गुल्स बोलते हैं। तो अब जो है राजस्थान के अंदर तो बात कर ली हमने, और यहाँ पे एक बता रखा है कि जो इलाके हैं राजस्थान के, वहां पे जोहड़ बनाए जाते हैं। जोहड़ तो पता होगा ना आपको, अगर गांव के तो पता होगा, हरियाणा में तो भाई बहुत बड़े अमाउंट में जोहड़, ये जो है नॉर्मली पानी को निकालने के लिए बनाते हैं यहाँ पे तो, लेकिन पानी स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। मूल जो मेन कंसेप्ट होता है इनका वो होता है पानी स्टोर करना। गांव में तो पानी जो नालियों का पानी और ये सारा पानी उसमें जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन कुछ इलाकों में इसको पानी स्टोर करने के लिए भी बनाया जाता है, ढका नहीं जाता, ऊपर से वेपराइजेशन होने दो, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ पानी काफी बड़े अमाउंट में, अगर पानी ज्यादा है, जमीन का पानी है जो, मतलब बाहर भी तो गिरेगा पानी बहुत बड़े अमाउंट में, ऐसा तो है नहीं सारा पानी इसी छत पे बरसेगा, तो जो बाहर का पानी है उसको स्टोर करने के लिए जोहड़ बना दिए जाते हैं, और उसके पानी का भी इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। अब यहाँ पे बताते हैं, इन द सेमी एरिड एंड एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान, पार्टिकुलरली इन बारमर, ठीक है, पालोडी, बीकानेर, ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। अब इनका टैंक काफी बड़ा होता है, 6 मीटर तक नीचे जाता है, और उसके अलावा 4 मीटर तक लंबा, 2.5 मीटर तक चौड़ा, इतने बड़े बड़े टैंक ये लोग बनाते हैं। अब एक चीज बतानी थी आपको, एरिड। अब सोचोगे यार ये एरिड क्या आया, मैंने 2 शब्द बोले थे अभी, एक एरिड, इन द एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। तो ये एरिड और सेमी एरिड एरियाज क्या होते हैं? एरिड होता है सूखा, ठीक है, ड्रोट की जगह पे इसको वर्ड को इस्तेमाल करता है, जहां पे अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, सूखे इलाके। एरिड का मतलब सूखा, सेमी एरिड मतलब अर्ध आधा सूखा हुआ, मतलब कभी बारिश हो जाती है कभी नहीं होती, और एरिड बिल्कुल बारिश ही नहीं होती, ठीक है, ये तो पता है राजस्थान में है बिल्कुल, और बाकी भी कुछ इलाके हैं थोड़े बहुत, बट हाँ ज्यादातर वहीं पे है। अब ये था, और यहाँ पे बता रखे हैं, यहाँ पे एक स्टेट है भारत की, तमिलनाडु। कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु। याद रख लेना, जीके में आएगा, अगर आप जॉब वगैरह की तैयारी करते हो ना, मतलब अभी तो नहीं कर रहे होगे, बट हाँ आगे सरकारी नौकरी चाहिए तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तमिलनाडु जो है भारत का इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पे कंपलसरी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना। हर घर की छत पे वो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, अगर पानी बर्बाद हुआ तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, ठीक है, मतलब कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहां पे नहीं करते हो। क्यों नहीं? तो सोच ही सकते हो वहां पे कितनी पानी की शॉर्टेज है। और वहां पे क्या करते हैं लोग, बहुत सारे लोग मिलके एक बड़ा टैंक बनाते हैं और कई सारे घरों का पानी उसके अंदर स्टोर कर लिया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल होती है। अब बाय द वे चैप्टर हो चुका है क्लियर, और कितना मजा आया यार वो मेरे को आप कमेंट्स के थ्रू बता ही दोगे। बाकी समझ में आया हो तो वो भी बता देना कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं बचा। डाउट बचा हुआ है कोई थोड़ा बहुत तो कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो मेरे से। तो खत्म करते हैं वीडियो को। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली हैं। तो यार इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो? इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए।